Assalamu alaikum. The next topic related to the spring is the extension spring. Under the heading of extension spring, we will discuss the nomenclature of the extension spring, types and the ends of the extension springs, stresses and the related numerical. So let's start. What is the extension spring? Extension spring basically क्या है कि यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है that is the force of the tension or the simply we can say this is the tensile force. compression spring में जो हमारे पास फोर्स एक्सर्ट हो रही थी एंड्स के ऊपर that are the कंप्रेसिव फोर्स जो कि इसको कंप्रेस कर रही थी. अच्छा, अब उस केस में हमारे पास कंप्रेशन के केस में क्या था, स्प्रिंग को जो है कंप्रेस करती है, कंप्रेस करके उसकी हाइट जो है रिड्यूस करती है और उस हाइट को हम क्या नाम दे रहे थे, सॉलिड हाइट का. बट इन केस ऑफ एक्सटेंशन स्प्रिंग हमने स्प्रिंग को पुल करना है और बाय अप्लाइंग द पुलिंग फोर्स इसकी लेंथ को जितना मैक्सिमम इंक्रीज हो सकती है उसको इंक्रीज करेंगे, तो देन हमारे पास वो यूज होंगे फॉर द एक्सटेंशन पर्पस और वो सिंपली कॉल्ड इट इज द एक्सटेंशन स्प्रिंग. सो हमारे पास जो मोस्टली हेलिकल स्प्रिंग्स होते हैं वो कॉइल हुए होते हैं विद सम इनिशियल टेंशन. तो यहाँ पे हम एक वर्ड यूज करें इनिशियल टेंशन का, दैट इज रिलेटेड टू द एक्सटेंशन स्प्रिंग. तो लेटर हम इसको डिस्कस करते हैं कि इनिशियल टेंशन किस टर्म में हम बात कर रहे थे और एक्सटेंशन स्प्रिंग के केस में इनिशियल टेंशन बेसिकली क्या है. सो आई कैन से मोस्टली जो हेलिकल स्प्रिंग्स हैं वो कॉइल हो जाते हैं विद द इनिशियल टेंशन, और वो जो इनिशियल टेंशन होती है दैट इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स, मिनिमम required force to separate the adjacent coils. So such type of spring in which they are coiled with some initial tension and that initial tension must be equal to the minimum required force to separate the adjacent coil. Such type of springs are known as the extension spring. तो बेसिकली अब यहाँ पे इनिशियल टेंशन क्या है कि जब हम इसके ऊपर इनिशियली ये फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं तो ये फोर्स F इस तरह अप्लाई करते हैं कि जो स्प्रिंग एक दूसरे के साथ अटैच है, इसकी ये जो कॉइल्स हैं इनको हमने सेपरेट करना है और मैक्सिमम जितना इसको सेपरेट कर सकते हैं उसके लिए जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स रिक्वायर्ड होती है. तो इस तरह की जो स्प्रिंग है वो फोर्स में दैट इज द पुलिंग फोर्स एंड द स्प्रिंग्स आर नोन एज द एक्सटेंशन स्प्रिंग. अच्छा, अब हमारे पास जो एक्सटेंशन स्प्रिंग्स हैं नॉर्मली मेड फ्रॉम द राउंड वायर, द कॉइल्स आर क्लोज्ड बाउंड विद सम इनिशियल टेंशन इंक्लूडेड. तो अभी हमने बात की इनिशियल टेंशन की, ऑलरेडी हम इसको प्री लोड किया होता है. अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर के ऊपर जाएं इन द कंप्रेशन स्प्रिंग, वहां पे हमने दो टाइप के कंप्रेशन स्प्रिंग डिस्कस किए थे. वन इज द बिफोर सेट रिमूवल, हम उसमें प्री सेटिंग कर रहे थे, एंड सेकेंड हमने डिस्कस किया था आफ्टर द सेट रिमूवल, या सेट रिमूवल और बिफोर सेट रिमूवल. अब सेट रिमूवल में हम क्या करते हैं कि स्प्रिंग जो है उसको लार्जर लेंथ पे बनाते हैं, रिक्वायर्ड लेंथ से लार्जर लेंथ के ऊपर मैन्युफैक्चर करते हैं, देन उसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं, लोड अप्लाई करके हम उसको कंप्रेस करते हैं अप टू द सॉलिड हाइट. सॉलिड हाइट पे कंप्रेस करने के बाद उसको रिलीज करते हैं. तो जब हम उसको रिलीज करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो हैं वो स्टोर हो जाती हैं और वो रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो होती हैं वो ऑपोजिट होती हैं टू द अप्लाइड लोड के ऊपर. अब उन रेजिडुअल स्ट्रेसेस का जब सम अप होते हैं दोनों स्ट्रेसेस, तो सॉरी जब रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस होती हैं उसके अंदर, तो उसकी इनहेंसिंग उसकी कैपेसिटी को या स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना हमारा पर्पस होता है. सेकेंडली उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे, सेट रिमूवल कह रहे थे. उसमें हम इस केस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास हम इसके अंदर कुछ इनिशियल टेंशन खुद से इंक्लूड कर देते हैं, हम इसमें सेट रिमूव नहीं करते, बट वी हैव टू डू सम इनिशियल टेंशन. इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये जो एक्सटेंशन स्प्रिंग है वो सेट रिमूव नहीं होते. सेकेंडली हम इसमें सॉलिड स्टॉप, जो हमने अभी बात की कि सेट रिमूवल के केस में हम एक सॉलिड स्टॉप लगाते हैं टू प्रिवेंट द ओवरलोडिंग. तो हमारे पास यहाँ पे कोई सॉलिड स्टॉप नहीं होता टू प्रिवेंट द ओवरलोडिंग, और फॉर दिस रीजन दे हैव द लो स्ट्रेस. सो बेसिकली एक्सटेंशन स्प्रिंग के अंदर क्या है, पुलिंग फोर्स है एक्सर्टेड बाय एन एक्सटेंशन स्प्रिंग बॉडी इन ट्रांसमिटेड थ्रू द हुक्स. ये इनको क्या कहते हैं, ये दीज आर द हुक्स और द लूप्स, और वो ट्रांसमिट होती है किसके थ्रू, हुक्स यहाँ पे लूप्स के थ्रू. और जब स्ट्रेसेस जो हैं हुक्स और लूप्स में एक्सटेंड कर जाती हैं, ग्रेटर हो जाती हैं उसकी इस बॉडी स्ट्रेसेस से, तो वहां पे वो उसकी परफॉर्मेंस को क्या कर देता है, लिमिट कर देता है. सो दीज आर द एक्सटेंशन स्प्रिंग. कहते हैं कि एक्सटेंशन स्प्रिंग डिफर फ्रॉम द कंप्रेशन स्प्रिंग इन दैट दे कैरी द टेंसाइल लोडिंग,
they require some means of transferring the load from the support to the body of the spring, and the spring body is bound with the initial tension. Stresses in the body of the extension spring are handled the same as the compression spring. In designing a spring with the hook and bending and torsion in the hook must be included in the analysis. Like यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो hooks बने हुए हैं, तो डेफिनेट सी बात है जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी हुक के ऊपर, एक डिस्टेंस के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, लेट्स से आई कॉल दिस इज द डिस्टेंस d/2, तो ये डिस्टेंस और ये फोर्स जो है एक मोमेंट आप यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे कुछ बेंडिंग भी कॉज होगी और डेफिनेटली कुछ ना कुछ टॉर्शनल इफेक्ट्स भी कॉज होंगे in the hooks or the loop. So when we are considering the analysis of the body of the spring, we have to also do the analysis of the hooks and the loop by which they are going to design the spring. अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है डिफरेंट टाइप के एंड्स होते हैं. लाइक कॉम्प्रेशन स्प्रिंग में हमने क्लोज्ड एंड बात किए थे, प्लेन एंड ग्राउंडेड एंड अनग्राउंडेड एंड. इसी तरह हमारे पास जो एक्सटेंशन स्प्रिंग के एंड्स हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन द मशीन. हमारे पास जो लूप होते हैं उसके बेस के ऊपर हम इसको कैटेगराइज करते हैं. लाइक हमारे पास फुल लूप हो सकता है, यहाँ पे जैसे हमने बात की फुल ट्विस्टेड लूप हो सकता है, रेस्ड एक हुक बने हो सकते हैं, हाफ लूप हो सकता है, लूप जो है उसको हमने शॉर्ट लूप को या हाफ लूप को ट्विस्ट किया हो सकता है. तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अब ये हमारे पास जो एंड की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है कि हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं. लाइक हम किसी टॉय के अंदर यूज कर रहे हैं, डोर के साथ यूज कर रहे हैं, किसी पुलिंग मैकेनिज्म के लिए यूज कर रहे हैं, एनर्जी स्टोरिंग के लिए यूज कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो है हम इसको स्प्रिंग को डिजाइन करते हैं और उसके एंड्स को जो है वो डिजाइन करते हैं. अच्छा, सेकेंडली जो स्ट्रेसेस होती हैं, अगर हम स्ट्रेसेस की बात करें तो लूप में जनरली स्ट्रेसेस ग्रेटर होती हैं. क्यों ग्रेटर होती है? क्योंकि लूप जो है वो बनेगा बेसिकली हम एक वायर है उसको स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करने के बाद या तो उसको हुक की फॉर्म देंगे या उसको ट्विस्ट करेंगे या हाफ लूप बनाएंगे या ट्विस्टेड लूप बनाएंगे. सो जो स्ट्रेस वायर जो है उसको ओपन स्ट्रेच किया जाता है, डिस्टोर्शन उसके अंदर लाई जाती है और देन हम उन हुक्स को क्रिएट करते हैं. तो इस वजह से हमारे पास एज कम्पेयर टू बॉडी जो स्ट्रेसेस है वो हुक या लूप्स के अंदर ज्यादा होती हैं. इट मींस जब भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिजाइन करेंगे तो जो हुक्स हैं या लूप्स हैं उनका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द बॉडी. उनका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा होने कि वो जल्दी ये ना हो कि हमारा स्प्रिंग जो है वो भी प्रोसेस में हो और हुक को लूप फेल हो जाए. जब हुक को लूप फेल हो जाएगा तो स्प्रिंग वहां पे हमारा उसका प्रोसेस भी फेल हो जाएगा. इस वजह से हमेशा हुक्स का और लूप्स का फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम हमेशा ज्यादा रखते हैं. अब यहाँ पे देखिए आपके सामने उसने क्या शो की है, एक हुक या एक लूप शो की है और वो बताते हैं यहाँ पे फोर्स F अप्लाई हो रही है एट अ डिस्टेंस d/2. इस कॉइल का डायमीटर क्या है, या ये जो वायर है इसका डायमीटर है स्मॉल d, इस कॉइल का रेडियस r है. अब ये जो डिस्टेंस फोर्स जो है इस डिस्टेंस r1 के ऊपर अप्लाई हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ बेंडिंग होगी जो कि हम डिस्टेंस में इसको ये जो सेक्शन कहते हैं a के ऊपर. तो इट मीन सेक्शन ए के ऊपर क्या है, बेंडिंग के फोर्सेस, मैक्सिमम स्ट्रेसेस क्या होंगी, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस होगी. इसी तरह अगर हम इसको इस व्यू में शो करें तो हमारे पास यहाँ पे इस सेक्शन की बात करूं, यहाँ पे जो हमने सेक्शन बी ली है, इस सेक्शन के ऊपर क्या है, टॉर्जन जो है, यहाँ पे हम कहते हैं टेंस जो टॉर्जनल फोर्सेस हैं, टॉर्जनल शेयर स्ट्रेसेस जो है वो कहाँ पे मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट बी के ऊपर. क्यों? ड्यू टू दिस कर्वेचर R2. तो हमारे पास ये दो स्ट्रेसेस है, ए के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम जब फुल ट्विस्टेड लूप है, ये हमारे पास दैट इज द, ये हमारे पास ये केस है फुल ट्विस्टेड लूप का. तो यहाँ पे देखिए फोर्स F अप्लाई हो रही थी डिस्टेंस R1 के ऊपर इस हुक में. अब जब हम इसको इस पॉइंट से एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे ये तो हमारा उसका स्टॉप व्यू आ गया ना, ये साइड व्यू जब हम इसका देखते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर ड्यू टू कर्वेचर यहाँ पे टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस जो होंगी दैट विल बी द मैक्सिमम. सो एनालिसिस जब कर रहे होंगे तो आफ्टर एनालिसिस ऑफ द बॉडी वी हैव टू एनालाइज द हुक, और हुक को हम किस तरह एनालिसिस करेंगे, उसका बेंडिंग स्ट्रेस एनालिसिस भी होगा, उसका टॉर्शनल स्ट्रेस एनालिसिस भी हम परफॉर्म करेंगे. अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो ट्विस्टेड लूप्स होते हैं फिर हम उसमें स्ट्रेसेस को रिड्यूस करते हैं. स्ट्रेसेस को रिड्यूस करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं. लाइक हम एंड कॉइल्स का चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं. और ये हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जब ये लूप्स जो हैं या ये जो स्प्रिंग्स हैं जब साइक्लिक ऑपरेशन में, कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन में यूज हो रहे होते हैं तो वहां पे हुक्स या लूप्स जो है वो फेल हो जाते हैं. सो हमारे पास जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस आती हैं एट ए ड्यू टू द बेंडिंग एक्सियल लोडिंग, वो क्या आते हैं सिग्मा ए एफ के ए. के ए इज बेसिकली द करेक्शन फैक्टर फॉर द कर्वेचर एंड 16 डी is the
mean wire diameter pi d cube, d is the coil diameter 4 over pi d square. और इस k की जो बेंडिंग स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर है वो गिवन है 4c1 माइनस c1 माइनस 1 4c1 इंटू c1 माइनस 1. अब c1 यहाँ पे देखें किसके इक्वल होगा, हम इसकी बात करें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की, c किसके इक्वल होते हैं मीन डायमीटर अवर कॉइल डायमीटर. इस केस में मीन डायमीटर किसके इक्वल होगा, डेट इज डिस्टेंस टू r1 d इक्वल्स टू r1 अवर d. और c2 किसके इक्वल होगा, इस रेडियस r2 की बात करें दैट विल बी 2r2 अवर d. इसी तरह अगर मैक्सिमम टॉर्जनस स्ट्रेसेस की बात करें जो कि पॉइंट बी के ऊपर है तो उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फैक्टर. के बी जो है वो करेक्शन फैक्टर है फॉर कर्वेचर के बी, और उसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, ये हम उसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नोमेनक्लेचर ऑफ द एक्सटेंशन स्प्रिंग. एक्सटेंशन स्प्रिंग में सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज द फ्री लेंथ. अब फ्री लेंथ जो है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनर एंड ऑफ द सर्फेसेस. आई कैन राइट डिस्टेंस, सो द फ्री लेंथ is the distance between inner end of surface or the inner end of the distance between the inner surface of the end. Sorry, simply we can write ज्यादा बेहतर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस between inner surface of ends. अब यहां से देखें हमारे पास ये एंड्स है लूप फॉर्म में, इसकी इनर सरफेस, ये इनर सरफेस है, यहां से लेके इस लूप की इनर सरफेस तक जो डिस्टेंस है दैट विल बी द फ्री लेंथ. उसके बाद हमारे पास आ जाती है फ्री लेंथ के बाद आती है दिस इज द लेंथ ऑफ द बॉडी. तो बेसिकली जो लेंथ ऑफ द बॉडी है, जितनी स्प्रिंग की बॉडी की लेंथ है, या उसको हम क्या कहते हैं दैट इज द लेंथ ऑफ द बॉडी. अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टर्म आ जाती है दैट इज द गैप. तो गैप जो है वो डिपेंड कर रहा होता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर, बट जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है गैप की इट शुड नॉट बी लेस देन 1/2 ऑफ द वायर डायमीटर. इससे लेस नहीं होनी चाहिए. अगर इससे लेस हो जाएगी तो देन मैन्युफैक्चरर जो है वो कंसर्न होगा अबाउट दिस, क्योंकि जितना ज्यादा ये इसके साथ एक्सटेंड करता जाएगा, कांटेक्ट में आता जाएगा, तो उतना यहाँ पे इसको पुल करने में डिफिकल्टी होगी. सो दैट्स व्हाई द गैप शुड नॉट बी लेस देन द 1/2 ऑफ द डायमीटर. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल. अब इन केस ऑफ एक्सटेंशन स्प्रिंग हमारे पास n कॉइल्स नहीं होती. सो जितनी coils होती हैं all coil behave as the acting coil, so approximately equal to the total number of the coils. then ये हमारे पास inside diameter आ जाता है लूप का. उसके बाद आउटसाइड और इनसाइड में हमारे पास एक मीन डायमीटर आ जाते हैं जिसको हम लेते हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस में एज अ रेफरेंस, और ये हमारे पास क्या आ जाती है हुक लेंथ, और दिस विल बी द लूप लेंथ. सो जब हम एक्सटेंशन स्प्रिंग डिजाइन करते हैं, अगर हम इसकी फोर्स और डिफ्लेक्शन डायग्राम ड्रॉ करें तो ये डायग्राम स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट नहीं होती बल्कि कुछ वैल्यू से स्टार्ट होती है. जब डेफिनेशन की हम बात करते हैं एक्सटेंशन स्प्रिंग की तो उसमें मैंने बात की थी कि एक्सटेंशन स्प्रिंग जो होते हैं डेटा इनिशियली प्री लोडेड. अब इनिशियली प्री लोड हमने क्यों किया यहाँ पे कि यहाँ पे जितनी इनिशियल उसके मैं कह सकती हूँ Fi दैट इज द इनिशियल प्री लोडिंग, और ये इनिशियल टेंशन है किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके मटेरियल इंडेक्स पे, मटेरियल पे और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर. अब यहाँ पे हमने इसको इनिशियली प्री लोड किया हुआ है सो डेट जो कॉइल्स हैं उनको जब हम फोर्स अप्लाई करें पुल की तो वो मैक्सिमम जितना एक्सटेंड हो सकते हैं उतना हो सके. तो कहते हैं वाई इज द एक्सटेंशन बियॉन्ड द फ्री लेंथ L नोट एंड Fi इज द इनिशियल टेंशन द स्प्रिंग दैट मस्ट बी एक्सीडेड बिफोर द स्प्रिंग डिफ्लेक्ट. तो यहाँ से स्टार्ट हुई Fi और ये हमारे पास क्या आ गई स्प्रिंग डिफ्लेक्शन. तो टोटल फोर्स यहाँ पे किसकी इक्वल आ गई, दिस फोर्स Fi प्लस द फोर्स, हमारे पास फोर्स किसके इक्वल, फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन इक्वल टू K. तो मैं बस यहाँ पे फोर्स इक्वल y प्लस y इंटू के, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द टोटल फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड टू कैरी, जितना भी हमें लोड रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली जितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी. फ्री लेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 2 इंटू मीन वायर डायमीटर माइनस कॉइल डायमीटर प्लस नंबर ऑफ बॉडी कॉइल प्लस 1 इंटू कॉइल डायमीटर. और हमारे पास जो नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स हैं वो आ जाती है नंबर ऑफ बॉडी कॉइल प्लस material rigidity modulus divided by the Young's modulus of the material. इस बात कहते हैं the initial tension in an extension spring is created in the winding process by twisting the wire as it wounds onto the mandrel.
When the spring is completed and removed from the mandrel, the initial tension is lowered in the spring because it cannot get any shorter. क्योंकि हमने देखा अब उसके अंदर क्या किया, एक्सटेंशन स्प्रिंग के केस में हमने स्प्रिंग को मैक्सिमम शॉर्टर लेंथ के ऊपर ही मैन्युफैक्चर की है, अब वो उससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता, तो जो इनिशियल टेंशन या प्री लोडिंग हमने की हुई थी वो क्या हो गया, उसके अंदर ऑलरेडी लो हो गई है। तो जो स्ट्रेसेस हैं हमारे पास, जो रेंज आती है टर्म की, जो मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेसेस उसके अंदर बिल्ट इन हो सकती हैं, वो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये डिटरमाइन करेगा कि मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेसेस या जो मैक्सिमम उसके अंदर प्री लोडिंग है वो किस रेंज से किस रेंज में लाइक कर रही होगी। तो यहाँ पे इस वजह से हमने प्लस माइनस का साइन दिया है कि लेट्स से मैं कहती हूँ वो 10 से लेकर 20, तो इट मींस 10 से लेकर 20 तक जो रेंज है लोअर, वो प्री लोडिंग के केस में वो स्प्रिंग जो है वो बेयर कर सकता है। सो यहाँ पे ये हमारे पास एक टेबल गिवन है, उस टेबल में यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि टॉर्जन के केस में और बेंडिंग के केस में बॉडी में और एंड क्वाइल्स में कितने % ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ जो वो मटेरियल बेयर कर सकता है। लाइक अगर हम बात करें स्टील की, कोल्ड ड्रॉन हार्डन एंड टेम्पर्ड कार्बन लो एलॉय स्टील, तो टॉर्जन के केस में बॉडी के अंदर जो स्ट्रेसेस होंगी वो 40 to 50% होंगी। मेरे पास जो SY है मैक्सिमम टॉर्जन 40 to 50% होंगी, 0.4 से लेके 0.5 टू द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेसेस का, जबकि एंड के अंदर वो कितना होगी 40% होंगी। इसी तरह बेंडिंग के केस में दैट विल बी द अप्रोक्सीमेटली 75%। प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। कहता है हार्ड ड्रॉन स्टील वायर एक्सटेंशन स्प्रिंग हैज अ वायर डायमीटर ऑफ 0.035। इट मींस मैं यहाँ पे अगर डाटा लिखूं, डायमीटर कितना आ जाएगा 0.035। आउटसाइड डायमीटर, आउटर डायमीटर है मेरे पास 0.248 इंचेस, यूनिट का ख्याल रखिएगा। हुक रेडियस R1 कितना है 0.106 इंचेस, और लूप रेडियस यहाँ जो हमारे पास सेकंड R2 कर्वेचर था that is 0.089 inches, and initial tension, initial FI कितनी है मेरे पास 1.19 pound force, number of body ton and B that are 12.17 tons. From the given information, determine the physical parameter of the spring, initial preload stress conditions and the factor of safety, जबकि हमारे पास प्रीलोडिंग लोड कितना हुआ है 5.25 का फोर्स सप्लाई हुई है। अच्छा, अब हम एक्सटेंशन स्प्रिंग, सबसे पहले हमें पता है, हमने अभी देखा कि हमारे पास जो मीन वायर डायमीटर है, जो कैपिटल डी हम उसको कहते हैं मीन क्वाइल डायमीटर, दैट मस्ट बी इक्वल टू हमारे पास आउटर डायमीटर माइनस क्वाइल डायमीटर। तो आउटर डायमीटर कितना 0.248 माइनस 0.035, तो यहां से मीन डायमीटर कितना आ जाता है दैट इज 0.213 इंचेस। ये हमने मीन वायर डायमीटर निकाला। नेक्स्ट हम स्प्रिंग इंडेक्स निकाल लेते हैं, कैपिटल डी और स्मॉल डी। कैपिटल डी 0.213 है, स्मॉल डी मेरे पास 0.035 है, तो स्प्रिंग इंडेक्स यहाँ से आ जाता है 6.086 आ जाएगा। स्प्रिंग इंडेक्स आ गया हमारे पास। अब सबसे पहले हमने क्या निकाला, फिजिकल पैरामीटर। फिजिकल पैरामीटर में मैंने मीन डायमीटर भी निकाल लिया, स्प्रिंग इंडेक्स भी निकाल लिया। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ द एक्टिव कॉइल। एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स किसके इक्वल डिपेंड, नंबर ऑफ बॉडी कॉइल प्लस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस। अब जी और ई की वैल्यू हमारे पास जो है टेबल गिवन है आपके, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसमें, वहां पे आप हार्ड ड्रॉन स्टील वायर के कोरस्पॉन्डिंगली हम वहां से जी और ई की वैल्यू जो वो कैलकुलेट करते हैं। लाइक लेट मी शो यू द टेबल। सो दिस इज द टेबल। अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है, हार्ड ड्रॉन वायर है, हार्ड ड्रॉन स्टील वायर है। तो यहाँ से देखिए हार्ड ड्रॉन स्टील वायर के लिए ई की वैल्यू भी गिवन है और जी की वैल्यू भी गिवन है, और हमने उसको रीड किस तरह करना है, ये हमारे पास क्वाइल डायमीटर की रेंजेस गिवन है। हमारे पास जो क्वाइल डायमीटर था वो किस रेंज में, दैट इज 0.035। इट मींस वो किस रेंज में आएगा, इट शुड लाई इन दिस रेंज। इसके कोरस्पॉन्डिंगली ई की वैल्यू मेगापास्कल में 28 है और गीगा में 197 है। इसी तरह जी की वैल्यू मेगापास्कल में 16 मेगा पाउंड्स के रेंजेस में 11.6 है और पास्कल में 80 है। तो हम एमपीएसआई पाउंड्स के रेंजेस यूनिट यूज करें तो 28.7 और 11.6 हमारे पास आ जाएंगी वैल्यू ई और जी की। अब नंबर ऑफ बॉडी कॉइल मेरे पास कितनी है, दैट विल बी 12.17 टन्स है। जी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आई है, अभी मैंने देखी 11.5 और ई की वैल्यू थी 28.7। तो मेरे पास यहाँ से एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स आ जाते हैं, दैट कम्स और 12.57 टन जो आ जाते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएंगी टोटल नंबर ऑफ एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स।
और बेसिकली ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ क्वाइल्स आ जाएंगे। अच्छा, अब फिजिकल पैरामीटर में हमने एक्टिव नंबर ऑफ क्वाइल्स में निकाली। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा डेट विल बी द फ्री लेंथ, हमने उसकी फाइंड आउट करनी है। अब फ्री लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एल नोट जो था हमने भी देखा है पीछे, 2c - 1 प्लस नंबर ऑफ बॉडी क्वाइल्स इनटू मीन वायर डायमीटर। ये फॉर्मूला जो है एक्सटेंशन स्प्रिंग के लिए, यहाँ पे ये हमने फॉर्मूला जो है वो फ्री लेंथ 2c - n प्लस nb इनटू वायर डायमीटर, और एक्टिव नंबर ऑफ क्वाइल के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है। सो यहां से वैल्यू निकालते हैं, 2c हमने निकाला है, डेट इज 6.086 -1, बॉडी क्वाइल है 12.17, क्वाइल डायमीटर 0.035, तो यहां से जो फ्री लेंथ मेरे पास आती है डेट कम्स ऑफ 0.817 इंचेस। दिस इज द वैल्यू ऑफ एल नोट। एल नोट हमने निकाल लिया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमने उसके लिए के वैल्यू निकालनी है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो के किसके इक्वल आ जाता है, ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया, d4g डिवाइडेड बाय 8d³ नंबर ऑफ एक्टिव क्वाइल। तो d4 है 0.035 की पावर 4, g की वैल्यू है 11.5 डिवाइडेड बाय 8, d³ हमारे पास 0.213 पावर क्यूब, एक्टिव नंबर ऑफ क्वाइल्स हैं 12.57 टन। तो यहां से के की जो मेरे पास वैल्यू आ जाती है डेट कम आउट 17.7 पाउंड फोर्स पर इंचेस। तो ये हमने के की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट करनी है, एफ मैक्सिमम। तो एफ मैक्सिमम मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू इनिशियल टेंशन एफ आई प्लस हमारे पास किसके इक्वल होता है, के वाई के। अब हमारे पास एफ मैक्सिमम उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि हम इनिशियल प्री लोडिंग कितनी हम कर रहे हैं, 1.127 की प्री लोडिंग कर रहे हैं। अब हमें वाई मैक्सिमम रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ वाई मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ आई, एफ मैक्सिमम माइनस एफ आई डिवाइडेड बाय के। अब मैंने y मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालनी है, मेरे पास इनिशियल प्रीलोडिंग भी है, k की वैल्यू भी है, f की वैल्यू भी है। तो यहां से देखिए मैक्सिमम लोड कितना अप्लाई कर सकते हैं, 5.25 का। तो 5.25, इनिशियल प्रीलोडिंग कितनी है 1.19, और k की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, डेट कम्स आउट 17.7। तो यहां से y मैक्सिमम मेरे पास किसके खुला देता है, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी स्प्रिंग में, इट कम्स आउट 0.229 इंचेस। तो हमने फिजिकल पैरामीटर स्प्रिंग के जो है वो फाइंड आउट कर लिए। बी पार्ट में वो कहते हैं चेक द इनिशियल प्रीलोड स्ट्रेस कंडीशंस। अब हमने उसके लिए स्ट्रेस कंडीशंस फाइंड आउट करनी है। हमें पता है टॉ मैक्सिमम, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मैक्सिमम टॉर्जनल स्ट्रेसेस जो है अनकरेक्टेड, जिसके अंदर अनकरेक्टेड, जिसमें हम कोई भी करेक्शन फैक्टर नहीं ले रहे, कम्स आउट 8F1D अवर पाई d³। तो यहां से 8 हमारे पास इनिशियल टेंशन कितनी है 1.19, d की वैल्यू 0.213 डिवाइडेड बाय 0.035 क्यूब, 10⁻³ हमने उसको psi में kpsi में चेंज किया है। तो इट कम्स ऑफ 15.1 kpsi। ये वैल्यू हमारे पास स्ट्रेसेस की कब आई है, जब हमने इसके अंदर करेक्शन फैक्टर ऐड नहीं किया। अब अगर हम इसकी प्रेफर्ड रेंज फाइंड आउट करें, लाइक जो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला डिस्कस किया था कि हमारे पास इनिशियल प्रीलोडिंग के केस में मैक्सिमम टॉर्जनल स्ट्रेसेस किस रेंज में आएंगी, तो हम यहाँ से इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ से ये फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। टॉ जो हमारे पास रेंज आ जाता है, लेट्स से आई कॉल दिस टॉ आई, इट इज इक्वल टू 33,500 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट 0.105 C प्लस माइनस 1000 4 माइनस C माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6.5, लेट मी चेक PSI। ये हमारे पास कंप्लीट किस में आ जाएगा, PSI में। अच्छा, अब यहाँ से मेरे पास जो मैं वैल्यूज पुट करती हूँ, C की वैल्यू जो हमारे पास हमने फाइंड आउट की है, तो हमारे पास जो टॉ जिस रेंज में आता है वो रेंज बनती है मेरे पास 21.2 से लेके 14.2 kpsi की रेंज है वो फॉर्म होती है मेरे पास। इट मींस हमारे पास जब अनकरेक्टेड फॉर्म थी तो मेरे पास स्ट्रेसेस किस रेंज में आ रही थी 15.1।
अब जब रेंज हमारे पास देखा हमने क्या हमारी ये स्ट्रेसेस इस रेंज में लाई कर रही हैं, तो ये स्ट्रेसेस इस रेंज में लाई कर रही हैं। सो मैक्सिमम टॉलरेंस स्ट्रेसेस कितनी हो सकती है, 21 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए और मिनिमम 14 से नहीं होनी चाहिए। सो वी हैव टेकन दिस मिड वैल्यू दैट इज द 15.1। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है इनिशियल प्रीलोड के केस में जब हमने 1.19 का फोर्स अप्लाई की है तो जितनी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं दैट कम्स आउट अप्रोक्सीमेटली 15.1 kpsi। पार्ट सी में हमने जो फाइंड आउट करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना है अंडर अ स्टैटिक लोड। अब जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे तो अभी मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया कि हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस हुक का भी फाइंड आउट करेंगे, इस कर्वेचर की वजह से जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही है वहां पे भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखेंगे और इस बॉडी कॉइल के अंदर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी को फाइंड आउट करेंगे। तो बॉडी से हम स्टार्ट करते हैं कि बॉडी में कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास होना चाहिए। तो हमारे पास NS जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, दैट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी कोरस्पॉन्डिंग टू फोर्स कितनी होनी चाहिए 5.25 पाउंड फोर्स के लिए। तो N का फॉर्मूला मुझे पता है किसी इक्वल है SSY स्ट्रेसेस डिवाइडेड बाय शेयर टॉ मैक्सिमम। तो मुझे पता है SSY किसके इक्वल आ जाएगा, दैट कम्स आउट 0.45 टाइम्स A ओवर DM। अब हमें A और D की M की वैल्यू कहां से आ जाएगी, टेबल से। इस टेबल में हम देखते हैं हमारे पास टेबल नंबर 10/4 है, इसमें हमारे पास जो वायर है दैट इज द हार्ड ड्राइन वायर। A की वैल्यू है 140 और N की वैल्यू 0.190। तो यहाँ से यही वैल्यूज यूज करते हैं तो डेट कम 0.45, ए था 140, डी की वैल्यू 0.035 ऑलरेडी कैलकुलेटेड 0.190। तो मेरे पास यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी एस की डेट कम्स आउट 119.1 kpsi, 119.1 kpsi। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, स्ट्रेसेस की। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, टॉ मैक्सिमम। टॉ मैक्सिमम for the force 5.25, so it comes out 8 kb F maximum D divided by pi dq। तो यहां से वैल्यू पुट करते हैं 8 kb हमने फाइंड आउट किया हुआ 1.234, F मैक्सिमम 5.25 पाउंड फोर्स, डायमीटर हमारा था 0.213 डिवाइडेड बाय पाई d 0.035 q। तो यहां से टॉ मैक्सिमम जो आता है इट कम्स आउट 82.0 kpsi। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में वैल्यू पुट करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बॉडी के लिए कितना आ जाता है, NBS में यहाँ पे लिखती हूँ, इट कम्स आउट हमारे पास जो वैल्यू आती है 1.45। तो 1.45 जो है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाता है फॉर द बॉडी। नाउ हमने बेंडिंग स्ट्रेस जो कि क्रिएट होती उसकी वजह से लूप और के अंदर जो बेंडिंग और शेयर की वजह से जो स्ट्रेसेस क्रिएट हो रही थी, तो उस केस में देखेंगे कि हमें कौन सा आइदर बॉडी पहले यील्ड करेगी, हुक बेंडिंग की वजह से पहले यील्ड में आएगा या फिर टॉर्जन की वजह से पहले यील्डिंग होगी उसकी। तो अब उसको देखते हैं। अच्छा, अगर मैं उस हुक के इनिशियली बात करूं यहाँ पे इसकी बात करूं तो C1 मेरे पास किसकी इक्वल था 2R1D और इसके करस्पॉन्डिंगली बेंडिंग स्ट्रेसेस मेरे पास ये हैं और कर्वेचर जो है बेंडिंग स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर जो है कर्वेचर के लिए वो हमारे पास ये गिवन है। मैं यहीं पे वैल्यू पुट करती हूँ। C1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, R1 है मेरे पास, दैट इज 0.106 और R2 है 0.089। तो हम ये इसी को यूटिलाइज करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूलाज हमारे सामने है। तो C1 आ जाएगा 0.106 डिवाइडेड बाय D है 0.035। तो C1 की मेरे पास जो वैल्यू आती है डेट कम 0.6.057, ये C1 आ गया। इसके कोरस्पॉन्डिंगली मैं K1 निकालती हूँ तो K1 KA या K1 मेरे पास यहाँ से आ जाता है। मैं वैल्यू पुट करती हूँ, C की वैल्यू सिंपली पुट की तो KA की मेरे पास वैल्यू आती है 1.14। सिग्मा A मैंने इसके कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ से निकाला फॉर ए फोर्स ऑफ 5.25, तो मेरे पास यहाँ से सिग्मा A की वैल्यू जो आ जाती है डेट कम्स आउट टू बी 156.9 kpsi। ये बेंडिंग स्ट्रेसेस आ गई, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस आ गई पॉइंट A पे ड्यू टू द बेंडिंग एंड द एक्सियल लोडिंग, और ये हमने उसका करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करनी है, टेंसाइल परसेंट ऑफ टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ। वी हैव टू कैलकुलेट परसेंट ऑफ टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ। तो
तो वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, इट कम्स आउट एस वाई। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास दोबारा से इस टेबल के ऊपर आ जाए, हमारे पास स्ट्रेंथ है बेंडिंग की वजह से, हार्ड ड्रॉन स्टील वायर कितनी, उसके अंदर परसेंट में 0.75 है, और बॉडी के अंदर कितनी होनी चाहिए 45 से 50, और टेंसाइल टोर्जन की वजह से एंड्स के अंदर जितनी परसेंट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ वो बेयर कर सकते हैं, दैट शुड बी द 40% ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ। तो यहां से हमने वैल्यू निकाली, हमारे पास कितनी आ रही थी, दैट कम्स आउट एस वाई मेरे पास कितना आ जाएगा 0.75 टाइम्स ए ओवर डी एम। ए और डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई थी, तो मेरे पास यहाँ से एस वाई जो आता है दैट कम्स आउट 1.198.5 kpsi। तो एन की वैल्यू ड्यू टू बेंडिंग हमारे पास जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी आया दैट इज 156.9 डिवाइडेड बाय 198.5, तो मेरे पास जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाता है इट कम्स आउट 1.27। तो अब बेंडिंग की वजह से हमारे पास हमने कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा हुआ है 1.27। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं टॉर्जनल शियर स्ट्रेसेस की वजह से। C2 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2R2 ओवर D हमने लिखा था, तो यहाँ से R2 की वैल्यू हमारे पास है 0.089, तो C2 मेरे पास आ जाता है 5.086। C2 निकाल लिया, KB निकाला हमने, KBC की वैल्यू पुट की, तो KB यहाँ से आ जाता है 1.18। टॉ B निकाला यहाँ से टॉर्जन की वजह से, तो फॉर द फोर्स ऑफ 5.25 784 kpsi आ गया। अब हमने क्या निकालना है परसेंट ऑफ टेंसाइल यील्ड स्ट्रेसेस SSY। अब यहाँ पे देखें पॉइंट B के ऊपर एंड के अंदर टॉर्जन की वजह से कितने परसेंट है 40%, तो 0.4 टाइम्स ए ओवर DM। तो यहाँ से जो स्ट्रेसेस आ जाती है मेरे पास वैल्यू पुट की, तो मेरे पास 264.4 इंटू 64.7 इसकी वैल्यू आ गई, तो यहाँ से मेरे पास जो इसका आता है 1.35 विल बी द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ से हमारे पास हमें पता चला कि यहाँ से हमें क्या पता चला कि इन केस ऑफ ए टॉर्जनल मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने कितना रखा है 1.35 है, और बेंडिंग की वजह से जो हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रहा है दैट कम्स ऑफ 1.27। अब ये क्या शो कर रहा है कि स्प्रिंग अगर हुक की बात करें, स्प्रिंग की हुक की बात करें, तो उसमें यील्डिंग में या फेलियर पहले कहां पे होगा, किसकी वजह से होगा, बेंडिंग की वजह से जो हुक है वो फेल हो जाएगा एज कंपेयर टू द टॉर्जन। इट मींस हमें बेंडिंग के लिए उसका फैक्टर जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा या उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स लेनी पड़ेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटेंशन स्प्रिंग। यू हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग न्यूमेरिकल मेंशन एट द एंड ऑफ द slides 3, 5, 6, 7 and 23 from the chapter number 10 of mechanical engineering designed by the Shikle. Thank you so much.